हेलो स्टूडेंट, आज हम अपना अगला जो भू संसाधन और कृषि से संबंधित अपना अगला पार्ट है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, लास्ट क्लास में हम पढ़ चुके हैं जो आपको कृषि के 9 संवर्ग हैं उसके बारे में पढ़ा है हमने। भूमि उपयोग वर्गीकरण से संबंधित 9 संवर्ग पढ़े। उसके अलावा अब आज हम बात करते हैं अपनी कृषि के प्रकारों की। ठीक है, भारत में जितनी भी ऋतुएं हैं उसमें जो जो फसलें होती है जैसे खरीफ, रबी और जायद की फसलें, उनमें कौन कौन सी फसलें आती हैं इसके बारे में हम लास्ट क्लास में अध्ययन कर चुके हैं अपना। अब आज जो हम पढ़ रहे हैं वो है कृषि के प्रकार। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि जो आर्द्रता के प्रमुख उपलब्ध स्रोत के आधार पर भारतीय कृषि को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। 2 वर्गों में विभाजित किया गया। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं सिंचित कृषि। सिंचित कृषि और दूसरी है आपकी वर्षा निर्भर या बारानी कृषि। ठीक है, वर्षा निर्भर और बारानी कृषि मतलब पहली तो है सिंचित कृषि जो कि सिंचाई पर निर्भर होती है। ऐसी कृषि जो कि किस पर निर्भर है? सिंचाई पर निर्भर है। दूसरी वर्षा निर्भर या बारानी कृषि जो कि किस पर निर्भर होती है? वर्षा पर निर्भर होती है। वर्षा पर निर्भर कृषि ऋतु में उपलब्ध आर्द्रता की मात्रा के आधार पर 2 वर्गों में हम इसे विभक्त कर सकते हैं। ठीक है, अब ये 2 वर्ग कौन कौन से हैं जो वर्षा निर्भर कृषि के हैं? इसके अंदर अगर हम बात करें तो पहली तो आ जाती है शुष्क भूमि कृषि और दूसरी आ जाती है आर्द्र भूमि कृषि। शुष्क भूमि कृषि की हम बात करें तो इसमें जो वार्षिक वर्षा होती है वो है 75 सेंटीमीटर से कम, मतलब 75 सेंटीमीटर से कम जहाँ वर्षा होती है वहाँ पे कैसी कृषि की जाती है? शुष्क भूमि कृषि की जाती है। जिनमें आने वाली जो मुख्य फसलें हैं उनकी अगर हम बात करें तो जैसे रागी है, बाजरा, मूंग, चना, ज्वार, चारा फसलें आदि, ये जो फसलें हैं ये ऐसे क्षेत्रों में की जाती है जहाँ पर की वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम होती है। ठीक है, दूसरे प्रकार की जो कृषि है वो है आर्द्र भूमि कृषि। आर्द्र भूमि कृषि जहाँ पर वर्षा अच्छी होगी, जहाँ पे 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होगी, वहाँ पे कौन कौन सी फसलें ली जाती है? जैसे चावल हो गई, जूट हो गई, गन्ना हो गई, ऐसी फसलें जिनको कि पानी की अधिक आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो वर्षा पे निर्भर कृषि है उनकी अगर हम बात करें तो शुष्क भूमि कृषि और आर्द्र भूमि कृषि। इसके बाद हम आगे देखते हैं अब खाद्यान्न फसल। खाद्यान्न फसल की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसमें देखेंगे कि देश के समस्त बोए क्षेत्र के 2/3 भाग पर खाद्यान्न फसलें उगाई जाती हैं, जैसे कि अनाज व दालें। ठीक है, हमें याद रखना है कि 2/3 भाग पर कौन सी फसलें उगाई जाती है? खाद्यान्न फसलें उगाई जाती हैं। ठीक है, जैसे कि अनाज और दालें। अब इसमें अनाज में हम सबसे पहले देखते हैं कि अनाज जो है वो भारत के कुल बोए क्षेत्र के लगभग 54% भाग पर क्या बोया जाता है? अनाज बोया जाता है। भारत विश्व का लगभग 11% अनाज उत्पन्न करके अमेरिका और चीन के बाद में तीसरे स्थान पर है। ये हमें ध्यान रखना है कि अनाज के उत्पादन में जो भारत का स्थान है वो अमेरिका का पहला, चीन का दूसरा और भारत का कौन सा है? तीसरा स्थान है। ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में हम देखिए उत्तम अनाज की जो श्रेणी में आते हैं वो कौन कौन से आते हैं? चावल और गेहूं। इसी प्रकार से मोटे अनाज की श्रेणी में आने वाले हैं ज्वार, बाजरा और मक्का। आप सभी को पता है मोटे अनाज हैं, ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, ये तीनों ही कैसे अनाज है? मोटे अनाज है। ठीक है, उत्तम चावल और गेहूं आपको याद रखना है। इसके बाद अब हम आपके जो मुख्य फसलें हैं उनमें सबसे पहले जो अध्ययन करेंगे वो किसका करेंगे? चावल का। सबसे पहले हम बात करते हैं चावल के बारे में। चावल एक उष्ण कटिबंधीय फसल है। किस प्रकार की फसल है चावल? उष्ण आर्द्र कटिबंधीय फसल। उष्ण आर्द्र कटिबंधीय फसल, ये आपको ध्यान में रखना है। चावल कैसी है? उष्ण आर्द्र कटिबंधीय फसल है। ठीक है, अब इसकी भौगोलिक दशाएं की अगर हम बात करें तो चावल की जो भौगोलिक दशाएं हैं इसमें बोते समय तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड और पकते समय 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा चावल के लिए जो औसत वार्षिक वर्षा है वो 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में होनी चाहिए। ये हमें ध्यान में रखना है। तो चावल कैसी फसल है? उष्ण आर्द्र कटिबंधीय फसल है
और बोते समय 20 डिग्री सेंटीग्रेड, पकते समय 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है और 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। चावल के लिए किस प्रकार की मिट्टी चाहिए होती है? एक तो चिकनी दोमट या फिर उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी। उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी या चिकनी दोमट में ही चावल की फसल अच्छी होती है। धरातल समतल मैदानी भाग में जल खेतों में रह सके तथा पहाड़ी भाग में सीढ़ीदार खेत बनाकर चावल की कृषि की जाती है। किस प्रकार का धरातल उपयुक्त है चावल की कृषि के लिए? समतल मैदानी भाग जहाँ की जल रुक सके और पहाड़ी भाग सीढ़ीदार खेत बनाकर। और यहाँ पर इस चावल की फसल की कटाई, बुनाई, मतलब बोते समय, काटते समय आदि कई प्रकार के कार्य के लिए श्रम की आवश्यकता होती है। अधिक श्रम की आवश्यकता होती है चावल की फसल के लिए। ठीक है, तो ये सभी चावल से संबंधित भौगोलिक दशाएं हैं। इसके बाद में आगे हम बात करते हैं चावल के उत्पादन और वितरण की। चावल के उत्पादन और वितरण की अगर हम बात करें तो चावल उत्पादन में चीन के बाद भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। आपको ध्यान होना चाहिए कि चावल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। और पहला स्थान किसका है? चीन का। भारत विश्व का 21.9% चावल उत्पादन करता है, ये 2017 के आंकड़ों के अनुसार। 2017 के आंकड़ों की अगर हम बात करें तो भारत जो विश्व का, पूरे विश्व का लगभग 21.9% जो चावल का उत्पादन है वो कौन करता है? भारत करता है। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करें प्रमुख चावल उत्पादक राज्यों की तो पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब। अगर प्रथम स्थान पूछा जाता है तो सर्वाधिक चावल उत्पादन वाला जो राज्य है वो कौन सा है? पश्चिम बंगाल है, ये हमको पता होना चाहिए। और प्रति हेक्टेयर पैदावार वाला राज्य में अगर बात की जाए तो प्रथम स्थान पंजाब, उसके बाद तमिलनाडु और फिर हरियाणा का आता है। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि चावल उत्पादक राज्यों में सबसे पहला स्थान या सर्वाधिक चावल उत्पादन वाला जो राज्य है वो पश्चिम बंगाल है। और प्रति हेक्टेयर उपज में चावल के अंदर सबसे पहला जो राज्य आता है वो पंजाब आता है। आपको दोनों का अलग अलग याद रखना है। इसके बाद अगर हम बात करें तो हरित क्रांति के अंतर्गत हरियाणा, पंजाब के सिंचित क्षेत्रों में चावल की कृषि 1970 से प्रारंभ की गई। ठीक है, कौन से सन में प्रारंभ की गई चावल की कृषि हरित क्रांति के अंतर्गत? 1970 से, ये आपको ध्यान होना चाहिए। इसके बाद हम आगे बात करें कि पश्चिम बंगाल के किसान चावल की 3 किस्में लेते हैं। कितनी किस्में लेते हैं? 3। कौन कौन सी? ओस, अमन और बोरो। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। एक ग्रीष्मकालीन फसल है और शीतकालीन फसल है और शरदकालीन फसल है। जैसे बोरो ग्रीष्मकालीन है, ओस शीतकालीन है, अमन शरदकालीन फसल है। तो इस प्रकार से जो पश्चिम बंगाल के जो कृषक है, किसान वर्ग है, वो चावल की 3 किस्में लेते हैं। शीतकालीन फसल, शरदकालीन फसल और आपकी ग्रीष्मकालीन फसल। तो इनको अलग अलग नाम दिए गए हैं जिसमें हम कह सकते हैं ओस, अमन और बोरो। इसके बाद में आपको यहाँ पर एक मानचित्र दिखाया गया है। ठीक है, इस मानचित्र को आप देखेंगे तो इसमें चावल उत्पादक क्षेत्र दिखाए गए हैं, जिसमें कुछ क्षेत्र हैं जो प्रमुख क्षेत्र हैं और कुछ हैं गौण क्षेत्र। जो डार्क कलर से हाईलाइट हो रखे हैं ये कैसे हैं? प्रमुख चावल उत्पादक क्षेत्र हैं। और जो लाइट कलर से हो रखे हैं ये कैसे हैं? आपके गौण क्षेत्र हैं, जहाँ पर चावल का उत्पादन होता है लेकिन कम मात्रा में होता है। तो हमें पता होना चाहिए कि चावल सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में होता है। ये आपका पश्चिम बंगाल है। आपको पता होना चाहिए कि चावल का सर्वाधिक उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। इसके बाद में हम अब आगे अपना चलते हैं। अगली जो हमारी फसल है वो है गेहूँ। गेहूँ की अगर बात करें तो गेहूँ शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है। चावल कैसी फसल पढ़ी हमने? उष्ण आर्द्र कटिबंधीय फसल। और गेहूँ शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है जो चावल के बाद में दूसरा प्रमुख अनाज है। ठीक है, अगर हम बात करें गेहूँ की तो ये चावल के बाद दूसरा प्रमुख खाद्यान्न या अनाज की श्रेणी में आता है। इसके बाद जो
गेहूं की भौगोलिक दशाओं की अगर हम बात करें तो इसमें बोते समय 10 डिग्री सेंटीग्रेड और पकते समय 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। वर्षा की हम बात करें तो 75 सेंटीमीटर तक वर्षा गेहूं के लिए उपयुक्त है। मिट्टी बलुई दोमट मिट्टी गेहूं के लिए अच्छी है। धरातल समतल उपयुक्त जल निकास वाली भूमि, मतलब कि आसानी से जल उस भूमि से निकल सके, वहाँ पे जल भरा रहना नहीं चाहिए। जैसे चावल के खेतों के लिए तो ये है कि वहाँ पे खेतों में जल रह सके, जबकि गेहूं के लिए आवश्यक है कि जल निकास वाली भूमि हो, मतलब वहाँ से जल निकल सके आसानी से। अधिक श्रम की आवश्यकता भी, किसी भी प्रकार की फसल के लिए श्रम तो हमें चाहिए। मशीनों की तो सहायता से फसलें ली जाती है, लेकिन साथ के साथ उन मशीनों को चलाने के लिए और कई अन्य प्रकार के कार्यों के लिए श्रम की आवश्यकता आवश्यक है। इसके बाद में हम आगे बात करते हैं इसमें गेहूं के उत्पादन व वितरण की। गेहूं के उत्पादन और वितरण की हम बात करें तो भारत विश्व का 12.8% गेहूं उत्पादन करता है, जो देश के कुल बोए क्षेत्र के लगभग 14% भाग पर गेहूं की कृषि की जाती है। ये हमें डेटा बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। हमने चावल में भी पढ़ा है, गेहूं में भी पढ़ रहे हैं, और आगे जितनी भी फसलें आएंगी उसमें भी हम ये डेटा पढ़ेंगे, तो हमें बहुत अच्छे से ध्यान होना चाहिए कि चावल कितना प्रतिशत गेहूं उत्पादन करता है भारत चावल के उत्पादन में, और गेहूं के अंदर भारत कितना प्रतिशत गेहूं उत्पादन करता है। तो आपको हर फसल का जो प्रतिशत है वो अच्छे से याद होना चाहिए। इसके बाद में हम आगे देखते हैं वर्षा पर निर्भर गेहूं उत्पादक वाले क्षेत्र। ऐसे कौन से क्षेत्र जो वर्षा पर निर्भर है? में हिमालय के उच्च भागों में और मध्य प्रदेश के मालवा पठार क्षेत्रों में, यहाँ पर जो गेहूं होता है वो वर्षा पर निर्भर करता है। वर्षा जितनी अच्छी होगी या जिस प्रकार की होगी उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर गेहूं होगा, क्योंकि यहाँ पर सिंचाई के इतने साधन नहीं हैं। और जनरली अगर हम बात करें तो सर्वाधिक गेहूं उत्पादक वाले राज्य की अगर हम बात करते हैं तो उसमें सबसे पहला आता है उत्तर प्रदेश, उसके बाद मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और फिर राजस्थान। ठीक है, तो हमें अच्छे से ध्यान होना चाहिए। सर्वाधिक चावल उत्पादन वाला राज्य हमने पढ़ा था पश्चिम बंगाल, सर्वाधिक गेहूं उत्पादन वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। कम से कम प्रथम नंबर का जो क्षेत्र या राज्य है ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न में पूछा जा सकता है या क्रमानुसार भी पूछा जा सकता है। तो हमें पहला तो अच्छे से बिल्कुल कंफर्म होना चाहिए कि सर्वाधिक चावल उत्पादन कौन सा है, सर्वाधिक गेहूं उत्पादन राज्य कौन सा है। इस प्रकार से गेहूं के लिए भी आपको ये एक मानचित्र दिया हुआ है भारत का, इसको आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं। इसमें भी आपको प्रमुख क्षेत्र जो डार्क से हाईलाइट है वो प्रमुख क्षेत्र दे रखे हैं, और जो लाइट कलर से है वो गेहूं के गौण क्षेत्रों के अंदर शामिल है। तो हमें ध्यान रखना है गेहूं उत्पादन में कौन सा क्षेत्र आता है, और सर्वाधिक किस में होता है, उत्तर प्रदेश में। सर्वाधिक गेहूं कहाँ पर होता है आपका, उत्तर प्रदेश। ये है आपका उत्तर प्रदेश राज्य। इस प्रकार से आपको जब पहला राज्य पता हो जाएगा तो आपको अगर भारत के सभी राज्यों की स्थिति बहुत अच्छे से पता है तो आप उसमें इस प्रकार से शेडिंग भी दे सकते हैं कि जैसे यहाँ पर उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गेहूं होता है तो आपने उत्तर प्रदेश को इस प्रकार से एक अलग शेडिंग दे दी और आपने लिख दिया यहाँ पे ये उत्तर प्रदेश। तो हमें पता चल जाएगा कि भाई उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गेहूँ होता है। ठीक है, इसके बाद में अगर हम आगे अब अध्ययन करते हैं अपना जो हमारी नेक्स्ट अगली फसल है उसके बारे में, आगे देखते हैं अपना ज्वार। ज्वार के बारे में हम देखें तो जो ज्वार है ये देश के कुल बोए क्षेत्र के लगभग 16.5% भाग पर मोटे अनाज बोए जाते हैं। ठीक है, मोटे अनाज देश के कुल बोए क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर बोया जाता है, 16.5% भाग पर मोटे अनाज, जिसमें हमने पढ़ा था ज्वार, बाजरा और मक्का। ठीक है, ज्वार, बाजरा और मक्का किस में आते हैं, मोटे अनाज की श्रेणी में आते हैं। तो जो कुल बोए क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर है, 16.5% भाग पर है। इनमें से अगर हम ज्वार की बात करें तो जो ज्वार है ये 5.3% भाग पर बोया जाता है। तो हमें पता होना चाहिए कि देश के कुल बोए क्षेत्र के लगभग 16.5% भाग पर तो मोटे अनाज बोए जाते हैं, और उस मोटे अनाज में अगर हम ज्वार की बात करें तो वो आता है 5.3% भाग पर।
इसके बाद में हम आगे इसमें देखते हैं कि ज्वार उत्पादक राज्यों की अगर हम बात करें तो सबसे पहला आता है आपका महाराष्ट्र, इसके बाद में आता है कर्नाटक, फिर मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। और यह मुख्यतः चारा फसल के रूप में उगाई जाती है। मतलब मुख्यतः जो ज्वार की फसल ली जाती है वो किस लिए ली जाती है? चारा फसल के रूप में इसका उपयोग किया जा सके, ठीक है। और सबसे ज़्यादा ज्वार कहाँ पर होता है? महाराष्ट्र में होता है। ये आपको ध्यान होना चाहिए कि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा ज्वार होता है। इसके बाद में हम बात करते हैं बाजरा। बाजरा देश के कुल बोए क्षेत्र के लगभग 5.2% भाग पर क्या बोया जाता है? बाजरा बोया जाता है। ये हमें पता होना चाहिए। बाजरा उत्पादक राज्य की अगर हम बात करें तो सबसे पहला आ जाएगा राजस्थान, फिर महाराष्ट्र, फिर गुजरात, फिर उत्तर प्रदेश। तो इस प्रकार से आपको ध्यान होना चाहिए कि ज्वार उत्पादक राज्यों में महाराष्ट्र और बाजरा उत्पादक राज्यों में फर्स्ट स्थान किसका है? राजस्थान का। इसके बाद हम अगला बात करते हैं मक्का। मक्का की बात करें तो मक्का देश के कुल बोए क्षेत्र के लगभग 3.6% भाग पर बोया जाता है और यह एक खाद्य और चारा फसल है। मतलब खाने के भी काम में आता है और चारा फसल के रूप में भी मक्का का उपयोग किया जाता है। मक्का प्रमुख उत्पादक राज्यों की अगर हम बात करें तो सबसे पहला आता है कर्नाटक और फिर मध्य प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और राजस्थान। तो मक्का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? कर्नाटक। सर्वाधिक मक्का वाला जो राज्य आएगा वो कौन सा आएगा? कर्नाटक। इसके बाद अब हम आगे चलते हैं अपनी दालों पर। अभी तक जितनी भी हमने पढ़ी हैं वो किन के बारे में अध्ययन किया? अपने अनाजों के बारे में अध्ययन किया, ठीक है। जिसमें हमने पढ़े उत्तम अनाज और मोटे अनाज, जो आपके सिलेबस के अंदर प्रमुख रूप से हैं। उत्तम अनाज में चावल और गेहूं, ठीक है, और मोटे अनाज के अंदर ज्वार, बाजरा और मक्का। तो हमने जो प्रमुख अनाजों के बारे में अध्ययन किया, इसमें देश के कुल बोए क्षेत्र के फल पर कितने प्रतिशत अनाज बोया जाता है, उनमें कौन कौन से अनाज कितने प्रतिशत भाग पर बोए जाते हैं, इनके बारे में हमको याद रखना है। इसके अलावा जो प्रमुख उत्पादक राज्य है, सर्वाधिक उत्पादन जहां पर होता है, वो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। इसकी आपको मैं एक सारणी अंत में दे दूंगी, एक पूरा सारणी का वीडियो दे दूंगी, जिसमें आपको याद करना बहुत आसान हो जाएगा। आपको एक नज़र में सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी, जिससे कि आप इन चीज़ों को अच्छे से याद कर सकते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है कहीं, ऐसा नहीं कि आप ज्वार का प्रथम राज्य बाजरा में लिख रहे हैं, बाजरा का मक्का में लिख रहे हैं, गेहूं का चावल में लिख रहे हैं, ऐसा नहीं। इसलिए आपको उसको बहुत स्पष्ट रूप से याद करने के लिए मैं एक लास्ट में एक सारणी आपको और उपलब्ध करवा दूंगी, जिससे कि आपको उसको याद करना आसान होगा। आगे हम चलते हैं अपनी दालों पे। दालों की अगर हम बात करें तो ये है फलीदार फसल है, ठीक है, जो नाइट्रोजन योगीकरण के द्वारा मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता बढ़ाती है। नाइट्रोजन योगीकरण के द्वारा मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता में वृद्धि करती हैं कौन? दालें। दालों की अगर हम बात करें तो ये देश के कुल बोए क्षेत्र के लगभग 11% भाग पर बोई जाती हैं। लगभग 11% भाग पर दालें बोई जाती हैं और दालों के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र में सबसे पहला दक्कन का पठार, मध्य प्रदेश भाग, उत्तरी पश्चिमी शुष्क भाग, ये सभी दालों के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। अब दालों में अगर हम सबसे पहले जो अध्ययन कर रहे हैं वो है चना। चना आप सभी ने सुना है, चना एक प्रकार की दाल है और ये उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। किस प्रकार की फसल है? उपोष्ण कटिबंधीय, जो देश के कुल बोए क्षेत्र के लगभग 2.8% भाग पर बोई जाती है। चना प्रमुख उत्पादक राज्यों में सबसे पहला है मध्य प्रदेश, उसके बाद उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और राजस्थान, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है चना, और सर्वाधिक चना उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। इसके बाद हम अगली दाल की बात करें तो वो है अरहर। अरहर को अगर हम कह सकते हैं कि इसको तुअर की दाल भी कहते हैं, सुना होगा आपने अरहर या तुअर की दाल, लाल चना और पिजन पी भी कहा जाता है अरहर को। अरहर देश के कुल बोए क्षेत्र के लगभग 2% भाग पर खेती की जाती है अरहर की, ठीक है। उसके बाद में अरहर प्रमुख उत्पादक राज्यों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले नंबर पर आता है आपका महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश। तो इस प्रकार से अरहर उत्पादक राज्यों में सर्वाधिक उत्पादन वाला जो राज्य है वो कौन सा है? महाराष्ट्र। इसके बाद में हम अगली फसल की बात करते हैं, जिसमें हम देखते हैं तिलहन। अब तिलहन की बात की जा रही है, ठीक है। अभी हमने क्या पढ़ा? दालें, दालों के बारे में पढ़ा, जिनमें आपके दालों में हमने चना पढ़ा, ठीक है, और अरहर की दाल पड़ी। अब देखते हैं तिलहन। तिलहन देश के कुल बोए क्षेत्र के लगभग 14% भाग पर तिलहन बोई जाती है। मतलब पूरे देश के जो 14% भाग है उस पर कौन सी
फसल बोई जाती है? तिलहन बोई जाती है। तिलहन के अंदर ऐसी फसलें आ जाएगी जिनसे कि तेल उपलब्ध होता है हमको, जैसे कि हम बात करें मूंगफली है, सरसों है, सोयाबीन है, सूरजमुखी है, ये सभी कैसी फसलें हैं? तिलहन फसलें। भाई अनाजों में हमने पढ़ा कौन कौन से अनाज शामिल होते हैं, दालों में हमने पढ़ा कौन कौन सी दालें शामिल होती हैं, और तिलहन में क्या क्या शामिल होता है? मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, सूरजमुखी। आपसे पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से कौन सी तिलहन फसल नहीं है, ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से कौन सी तिलहन फसल नहीं है, तो आपके ऑप्शन में दिया जा सकता है मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, चना ऑप्शन में, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए कि नहीं कौन सी तिलहन फसल नहीं है? चना। चना एक प्रकार की क्या है? दाल है। तो इस प्रकार से भी हमें ये भी पता होना चाहिए कि अनाज की श्रेणी में कौन कौन से आते हैं, दालों की श्रेणी में कौन आता है और तिलहन की श्रेणी में कौन कौन आता है। इस प्रकार से तिलहन प्रमुख उत्पादक क्षेत्र की अगर हम बात करें तो सबसे पहले मालवा का पठार, मराठवाड़ा, गुजरात और राजस्थान की शुष्क भाग, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश का रायलसीमा प्रदेश, ये सभी तिलहन प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों में आते हैं। इसके बाद में हम अगला देखते हैं तिलहन के अंदर सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं मूंगफली की। मूंगफली जो भारत विश्व में 19.5% मूंगफली का उत्पादन करता है 2017 के आंकड़ों के अकॉर्डिंग ये सारा डेटा। तो आपको याद रखना है भारत विश्व में 19.5% मूंगफली का उत्पादन करता है। यह देश के कुल बोए क्षेत्र के 3.6% भाग पर बोई जाती है। कौन? मूंगफली। मूंगफली देश के कुल बोए क्षेत्र के 3.6% भाग पर बोई जाती है। मूंगफली प्रमुख उत्पादक राज्यों में हम बात करते हैं, सबसे पहले नंबर पे आता है गुजरात, फिर राजस्थान और फिर तमिलनाडु। सर्वाधिक मूंगफली उत्पादक वाला राज्य है गुजरात। इसके बाद में हम आगे देखते हैं तोरियां और सरसों। तोरियां और सरसों एक प्रकार की उपोष्ण कटिबंधीय फसल है जो देश के कुल बोए क्षेत्र के 2.5% भाग पर बोई जाती है। सरसों प्रमुख उत्पादक राज्यों में है सबसे पहला राजस्थान, फिर हरियाणा, मध्य प्रदेश, सोयाबीन और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। इसके बाद में आगे हम देखते हैं सूरजमुखी। सूरजमुखी सबसे प्रथम स्थान राजस्थान, इसके बाद कर्नाटक। तो हमें पता होना चाहिए सूरजमुखी के अंदर राजस्थान और कर्नाटक। अब हम बात करते हैं आगे रेशेदार फसलों की। रेशेदार फसल जिनसे कि रेशे प्राप्त होते हैं और कपड़ा बनाया जाता है, ठीक है, या जिनसे रेशे प्राप्त होंगे वो फसल क्या कहलाएंगी? रेशेदार फसलें। जैसे कि कपास हो गया, कपास एक प्रकार की रेशेदार फसलों में शामिल है और उष्णकटिबंधीय फसल है। उष्णकटिबंधीय फसल है और भारत में 2 प्रकार की कपास का उत्पादन होता है। कितने प्रकार की कपास का उत्पादन भारत में हो रहा है? 2 प्रकार की कपास का उत्पादन, जिसमें हम पहले नंबर पे हम इसमें देखते हैं छोटे रेशे वाली भारतीय कपास और लंबे रेशे वाली अमेरिकन कपास। अमेरिकन कपास जो है इसे देश के उत्तरी पश्चिमी भाग में नरमा कहा जाता है। क्या आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भारत के राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात वाले क्षेत्र में अमेरिकन कपास को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर पश्चिमी भाग है आपका, ठीक है, और उत्तर पश्चिमी भाग में अमेरिकन कपास को किस नाम से जाना जाता है? नरमा नाम से जाना जाता है। और देश के कुल बोए क्षेत्र के लगभग 4.7% भाग पर कपास बोया जाता है। इसके बाद में हम आगे देखते हैं इसमें कि कपास उत्पादन में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। कपास उत्पादन में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। इसके बाद में हम देखते हैं कि कपास के फूल आने के समय आकाश बादल रहित होना चाहिए, इसलिए महाराष्ट्र के जो वर्षा निर्भर क्षेत्र है वहाँ पर कपास का उत्पादन बहुत कम है। मतलब कि कपास ऐसे क्षेत्र विशेष में होती है जहाँ पर कि बादल रहित आकाश होना चाहिए, बादल नहीं होने चाहिए, ठीक है। इसलिए जहाँ पर भी महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा कपास होती है, लेकिन महाराष्ट्र के भी ऐसे क्षेत्र जहाँ पर वर्षा अधिक होती है वहाँ पर कपास बहुत कम है, ये आपको ध्यान में रखना है। कपास प्रमुख उत्पादक राज्यों की हम बात करें तो गुजरात और महाराष्ट्र आ जाएंगे। कपास के 3 मुख्य उत्पादक क्षेत्र, अब 3 मुख्य उत्पादक क्षेत्रों में कौन कौन से आ जाते हैं? जैसे उत्तरी पश्चिमी भारत में पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, पश्चिम में गुजरात, महाराष्ट्र, दक्षिण में तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु के पठारी भाग। ये कपास उत्पादन के 3 प्रमुख क्षेत्र आपको जो याद होने चाहिए। आपसे पूछा जा सकता है कि कपास के 3 प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु के पठारी भाग, ये 3
प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं कपास के। आगे हम इसमें देखते हैं जूट। जूट की अगर हम बात करें तो जूट का जो मुख्य रूप से जो प्रयोग किया जाता है वो मोटे वस्त्र, थैला, बोरे, अन्य सजावटी सामान बनाने में किया जाता है। आपने जूट देखा होगा, कई प्रकार के हम सजावटी सामान, डेकोरेशन के सामान बनाने में जूट का उपयोग करते हैं, थैले बनाने में करते हैं, बोरे बनाने में करते हैं। ठीक है, तो देश के कुल बोए क्षेत्र के 0.5% भाग पर जूट बोया जाता है। भारत विश्व का लगभग 60% जूट का उत्पादन करता है। 60% जूट का उत्पादन कौन करता है? भारत करता है। और कुल बोए क्षेत्र के 0.5% भाग पर जूट बोया जाता है। जूट प्रमुख उत्पादक राज्यों में पहला स्थान पश्चिम बंगाल का, उसके बाद बिहार और असम आता है। इसके बाद में आगे हम चलते हैं। एक आपको इस प्रकार से मानचित्र दिखाई गया है जिसके अंदर कपास और जूट का उत्पादन दिखाया गया है। इसमें आप देख सकते हैं अच्छे से कि जहाँ पर आपका इस प्रकार का शेप दे रखा है, जैसे कि ये वाला जो आपका क्षेत्र है ये कौन सा है? जूट उत्पादक क्षेत्र है। ठीक है, और जो इस प्रकार की शेडिंग है, ये जो आपकी शेडिंग दे रखी है, ये कौन से उत्पादक राज्य है? आपके कपास उत्पादक राज्य। तो ये वाला जो क्षेत्र है ये किस में आ जाएगा? आपका कपास उत्पादक राज्यों के अंदर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमें ध्यान होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा जो जूट है वो पश्चिम बंगाल में होता है और सबसे ज़्यादा जो कपास है वो महाराष्ट्र और गुजरात में होती है। इसके बाद हम आगे इसमें चलते हैं। अब अपना नेक्स्ट है गन्ना। गन्ना भी एक प्रकार की रेशेदार फसल है और उष्णकटिबंधीय फसल है जो देश के कुल बोए क्षेत्र के लगभग 2.4% भाग पर गन्ने की कृषि की जाती है। गन्ना उत्पादन में अगर हम बात करें तो ब्राज़ील के बाद भारत का दूसरा स्थान है। हमें पता होना चाहिए गन्ना उत्पादन में ब्राज़ील का के बाद में दूसरा स्थान भारत का है। प्रथम स्थान ब्राज़ील का है गन्ने उत्पादन में और दूसरा स्थान भारत का है। इसके बाद में गन्ना उत्पादन दृष्टि से भारत विश्व का 19% गन्ना उत्पादन करता है और प्रमुख उत्पादक राज्यों में पहला स्थान उत्तर प्रदेश का, दूसरा महाराष्ट्र, गुजरात और फिर कर्नाटक का आता है। तो सर्वाधिक गन्ना उत्पादक वाला जो राज्य है वो कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। एक बात आप ध्यान रखना, आपको पता होगा कि गन्ना जो है वो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होता है, लेकिन चीनी सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में होती है। क्यों भाई? सर्वाधिक चीनी मिलें महाराष्ट्र में क्यों है जबकि गन्ना सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है? इसका प्रमुख कारण ये है क्योंकि जो उत्तर प्रदेश में गन्ना होता है वो कैसा होता है? पतला होता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का गन्ना कैसा होता है? पतला होता है, जबकि महाराष्ट्र का गन्ना कैसा होता है? मोटा होता है। और जो गन्ना मोटा होगा उसमें रस की मात्रा भी उतनी अधिक होगी और रस की मात्रा अधिक होगी तो उससे चीनी भी अधिक प्राप्त होगी। इसलिए हमें पता होना चाहिए कि जो गन्ने उत्पादन में प्रथम स्थान है वो उत्तर प्रदेश का आता है, लेकिन चीनी उत्पादन में प्रथम स्थान महाराष्ट्र का आता है क्योंकि महाराष्ट्र का गन्ना मोटा होता है जबकि उत्तर प्रदेश के जो गन्ने हैं वो पतले होते हैं। इसके बाद में आप इसमें आगे देख सकते हैं, एक आपको गन्ना उत्पादन से संबंधित भारत का मानचित्र दिखाया गया है जहां पर आपको गन्ने उत्पादक क्षेत्र दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा गन्ना होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे हम इसमें देखते हैं अगला अपना चाय। चाय की अगर हम बात करें तो ये एक उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु वाली फसल है। चाय एक रोपण कृषि है जो पेय पदार्थ के रूप में प्रयोग की जाती है। ठीक है, आप सभी को पता है चाय का उपयोग पेय पदार्थ के रूप में होता है। काली चाय की पत्तियां किण्वित और हरी चाय की पत्तियां अकिण्वित होती हैं जिनमें कैफीन और टैनिन की प्रचुरता पाई जाती है। असम में सबसे ज़्यादा चाय होती है और असम के कुल बोए क्षेत्र के लगभग 53.2% भाग पर चाय की कृषि की जाती है। भारत चाय का अग्रणी उत्पादक देश है जो विश्व का लगभग 21.7% चाय का उत्पादन करता है। हमें पता होना चाहिए कि चाय के उत्पादन में भारत सबसे अग्रणी उत्पादक देश है और जिसमें सबसे ज़्यादा जो चाय होती है वो असम में होती है। इसलिए असम के कुल बोए क्षेत्र के ही 53.2% भाग पर चाय की कृषि की जाती है और विश्व का लगभग 21.7% चाय का उत्पादन कौन करता है? भारत करता है।
इसके बाद में चाय निर्यातक देशों के अगर हम बात करें तो चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। मतलब सबसे ज़्यादा जो चाय निर्यात की जाती है वो सबसे ज़्यादा कहाँ से की जाती है, चीन से की जाती है। और उसके बाद में जो सबसे ज़्यादा चाय निर्यात की जाती है वो भारत से निर्यात की जाती है। भाई भारत में पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है तो भारत की जनसंख्या के लिए भी चाय चाहिए। इसके अलावा जो चाय है वो कहाँ भेजी जाती है, अन्य देशों में भेजी जाती है। तो चीन के बाद जो भारत का दूसरा स्थान है वो चाय निर्यात में, क्योंकि सबसे ज़्यादा चाय भारत में होती है। इसके बाद में चाय के प्रमुख उत्पादक राज्यों की अगर हम बात करें तो सबसे पहला है असम, जहाँ पर ब्रह्मपुत्र घाटी में सबसे ज़्यादा चाय होती है। उसके बाद पश्चिम बंगाल के अंदर दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार, ये जो क्षेत्र है ये पश्चिम बंगाल में होती है जहाँ पर चाय होती है। इसके बाद तमिलनाडु में, जहाँ पर नीलगिरी और इलायची की पहाड़ियों में चाय होती है। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि चाय के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं। असम में ब्रह्मपुत्र घाटी है, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी और कूच बिहार, और तमिलनाडु में नीलगिरी और इलायची की पहाड़ियों में सबसे ज़्यादा चाय उत्पादन होती है। इसके बाद में हम अगला लेते हैं अपना कॉफ़ी। कॉफ़ी की अगर हम बात करें तो ये एक उष्ण कटिबंधीय रोपण कृषि वाली फसल है जिसका उत्पादन पेय पदार्थ के रूप में ही होता है। कॉफ़ी की 3 किस्में हैं, पहली अरेबिका, रोबस्टा और तीसरी है लिबेरिका। अरेबिका जो है वो अधिकतर उत्तम किस्म का उत्पादन होता है। मतलब जो अरेबिका जिस प्रकार की कॉफ़ी है ये किस प्रकार की है, उत्तम किस्म की, सबसे अच्छी किस्म की जो कॉफ़ी कहलाती है वो कौन सी कहलाती है, अरेबिका। इसके बाद में है रोबस्टा और फिर है लिबेरिका। भारत विश्व का 3.4% कॉफ़ी का उत्पादन करता है। कॉफ़ी उत्पादन में अगर हम भारत की बात करें तो भारत का 8वां स्थान है कॉफ़ी उत्पादन में। प्रथम स्थान ब्राज़ील का है, फिर वियतनाम, फिर कोलंबिया, फिर इंडोनेशिया, इथियोपिया, होंडुरास और फिर पेरू। इन सभी देशों के बाद में जो 8वां स्थान आता है कॉफ़ी उत्पादन में वो किसका आता है, भारत का। और प्रथम स्थान हमें याद रखना है ब्राज़ील का आता है। कॉफ़ी प्रमुख उत्पादक राज्यों में बात करें तो सबसे पहला है कर्नाटक। कर्नाटक में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी होती है। इसके बाद में केरल और फिर तमिलनाडु। सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादक वाला राज्य कहलाता है कर्नाटक, देन तमिलनाडु, देन केरल, देन तमिलनाडु। इसके बाद में आगे हम इसमें देखते हैं चाय और कॉफ़ी से संबंधित आपको एक भारत का मानचित्र दिखाई दे रहा है। इसमें आपको अच्छे से आप देख सकते हैं कि जो ये वाला क्षेत्र है ये चाय को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपकी सबसे ज़्यादा जो चाय है वो असम के क्षेत्र में होती है और जो ये वाला भाग है ये कॉफ़ी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सबसे ज़्यादा कॉफ़ी आपकी कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में होती है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। चाय और कॉफ़ी पे अगर उत्पादन वितरण या बड़ा क्वेश्चन भी अगर आप बनता है तो उसमें मानचित्र, प्रत्येक का मानचित्र अवश्य दे। अगर आपका चावल से संबंधित आता है तो चावल का मानचित्र दे, गेहूं से संबंधित आता है तो गेहूं का दे, चाय कॉफ़ी से संबंधित आता है तो चाय कॉफ़ी का मानचित्र दे। तो किसी भी फसल से संबंधित अगर आपका निबंधात्मक प्रश्न बनता है तो आपको उसमें एक भारत का मानचित्र बनाकर उसमें आपको दर्शाना है कि चाय और कॉफ़ी या जिस भी फसल के बारे में पूछा जाए उस फसल का उत्पादन और वितरण। तो जितनी भी हमने आज फसल के बारे में पढ़ा है उसमें सभी अनाजों के बारे में, कुछ दालों के बारे में, तिलहन के बारे में, रेशेदार फसलों के बारे में हमने अध्ययन किया है। ठीक है, और उनसे संबंधित हमने कुछ मानचित्र भी देखे हैं। तो अगर आपका फसलों से संबंधित कोई भी प्रश्न बनता है तो आप उनका उत्तर बहुत आसानी से दे सकते हैं, प्लस साथ में उनका मानचित्र भी आपको देना है। आगे हम इसमें देखते हैं भारत में कृषि विकास। भारत में अगर हम कृषि विकास की बात करें तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार ने जो उपाय किए हैं वो निम्नलिखित है। जैसे पहला उपाय हम देख सकते हैं कि व्यापारिक फसलों के स्थान पर खाद्यान्नों की कृषि को प्रोत्साहन देना। ठीक है, सबसे पहला इसका उपाय है कृषि विकास के लिए कि व्यापारिक फसलों के स्थान पर कौन सी कृषि को प्रोत्साहन दिया जाए, खाद्यान्नों की कृषि को। दूसरा है कृषि गहनता को बढ़ावा देना। ठीक है, कृषि गहनता को बढ़ाना। तीसरा है कृषि योग्य बंजर पड़ती भूमि को कृषि भूमि में परिवर्तित करना। जो बंजर भूमि है या पड़ती भूमि है उसको कैसी भूमि में परिवर्तित करना, कृषि भूमि में परिवर्तित करना। 1950 के दशक में गहन कृषि जिला कार्यक्रम या गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम प्रारंभ किए गए।
1960 के दशक में गेहूं मैक्सिको और चावल फिलीपींस की जो अधिक उत्पादन देने वाली नई किस्में थी उनको भारत को कृषि के लिए उपलब्ध हुई। भाई जो मैक्सिको की गेहूं की किस्में और जो फिलीपींस की चावल की किस्में, इसको भारत में कृषि के लिए उपलब्ध हुई, जो कि नई किस्में थी गेहूं और चावल की। इसके बाद में 1980 के दशक में भारतीय योजना आयोग ने वर्षा आधारित क्षेत्रों की कृषि समस्याओं पर ध्यान दिया। 1990 के दशक की उदारीकरण नीति, उन्मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था ने भी भारतीय कृषि विकास को प्रभावित किया। भारतीय कृषि की अगर हम समस्याओं की बात करें तो भारतीय कृषि की कई समस्याएं हो सकती है, जैसे अनियमित मानसून पर निर्भरता, निम्न उत्पादकता, भूमि सुधारों की कमी, वित्तीय संसाधनों की बाध्यता और ऋणग्रस्तता, छोटे छोटे और विखंडित खेत, वाणिज्यीकरण का अभाव, व्यापक अल्प रोजगारी, कृषि योग्य भूमि का निम्नीकरण, ये सभी भारतीय कृषि की समस्याओं में शामिल है। कि कृषि की कौन कौन सी समस्याएं हैं, ये हमको एक बार ध्यान में लाना है। इसके बाद में हम इसमें अगला देख सकते हैं कि सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन, या हम इसको कह सकते हैं नमसा। नमसा एक बार आप देख लीजिए, इस पर आपका छोटा प्रश्न बन सकता है 50 शब्दों में, 20 शब्दों में। तो आप देख सकते हैं कि सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन कृषि को अधिक विशिष्ट, स्थायी, पारिश्रमिक और जलवायु के अनुकूल बनाने के लिए स्थान विशिष्ट, एकीकृत, समग्र कृषि प्रणालियों को बढ़ावा देकर और उपयुक्त मिट्टी और नमी संरक्षण उपायों के माध्यम से प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना है। सरकार परंपरागत कृषि विकास योजना और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से देश में जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि किस प्रकार से जो नमसा एक प्रकार का जो मिशन चलाया गया है, उसके अंतर्गत किस प्रकार से एकीकृत समग्र कृषि प्रणालियों, ठीक है, इन सभी कृषि प्रणालियों को बढ़ावा देकर उपयुक्त मिट्टी और नमी संरक्षण उपायों के माध्यम से प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण किया जा रहा है और जैविक खेती को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके बाद में एक और आप इसमें पोर्टल लेंगे हम, भारत का किसान पोर्टल। भारत के किसान पोर्टल की अगर हम बात करें तो ये क्या चीज़ है कि कृषि से संबंधित किसी भी जानकारी की तलाश के लिए, किसी भी जानकारी के लिए जो कृषि से संबंधित है, इसमें किसान पोर्टल किसानों के लिए एक मंच है। किसानों के बीमा, कृषि भंडारण, फसलों विस्तार गतिविधियों, बीजों, कीटनाशकों, कृषि मशीनरी आदि पर विस्तृत जानकारी प्रदान की जाती है। उर्वरकों, बाजार मूल्य, पैकेज और प्रथाओं, कार्यक्रमों, कल्याणकारी योजनाओं के विवरण भी दिए गए हैं। मिट्टी की उर्वरता, भंडारण, बीमा से संबंधित ब्लॉक स्तर का विवरण, प्रशिक्षण आदि एक इंटरेक्टिव मानचित्र में उपलब्ध है। उपयोगकर्ता फार्म फ्रेंडली हैंडबुक, योजना, दिशा निर्देश आदि भी डाउनलोड कर सकते हैं। भाई किसान पोर्टल क्या चीज़ है? आपको एक प्रकार की ऑनलाइन जानकारी, मतलब कि किसी भी किसानों से संबंधित या कृषि से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई जानकारी हो, जिसमें कृषि के भंडारण से संबंधित आप ले लीजिए, कीटनाशकों, बीजों से संबंधित ले लीजिए, कृषि मशीनरी से संबंधित ले लीजिए, बाजार मूल्य, पैकेज आदि से संबंधित ले लीजिए, कई प्रकार की योजनाओं से संबंधित ले लीजिए, बीमाओं से संबंधित ले लीजिए, ठीक है, ट्रेनिंग से संबंधित ले लीजिए। इस प्रकार की किसी भी प्रकार की जानकारी, कोई भी दिशा निर्देश, किसी भी प्रकार की किसान या कृषि से संबंधित जो जानकारी है ऑनलाइन हमें उपलब्ध हो सके, वो सभी कहाँ पर उपलब्ध है? आपकी किसान पोर्टल पर उपलब्ध है। तो इस प्रकार से आज जो हमने अपना अध्ययन किया है वो सभी प्रकार की कृषि फसलें, नमसा, किसान पोर्टल, भारतीय कृषि की समस्याएं, किस प्रकार के उपाय किए जा सकते हैं कृषि की समस्याओं के निदान के लिए, इन सब के बारे में आज हमने अध्ययन किया है। अगली मैं अपनी क्लास में एक आपको इन सभी फसलों की एक सारणी लेके आऊँगी, जिसमें कि आपको इन्हें याद करना और आसान हो जाएगा और आप उसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। आप इसे बहुत अच्छे से ध्यान से देखें, समझें और याद करें। अगली क्लास में जल्दी हम मिलेंगे। थैंक यू सो मच। गुड लक टू ऑल।